आज मैं एक और घटना सुनाने जा रहा हूं। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम प्रिय रासिल भाई, मुझे पता है आप हमेशा अच्छे रहते हैं, इसलिए हालचाल नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद हीरो मियां है। मैं इस बार इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में पढ़ता हूं। मेरा घर ग्राम जिला फूलबाड़ी बड़ा भीटा यूनियन में है और हमारे गांव का नाम उत्तर बड़ा भीटा है। इससे पहले भी मैंने एक घटना भेजी थी, शायद किसी कारण से वो चयनित नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा अच्छे के साथ रहते हैं। ये घटना मैंने अपने एक दोस्त के मुंह से सुनी है। मेरे दोस्त का नाम मोहम्मद मिनहाजुल इस्लाम इयोन है। वो अपने छोटे चाचा के साथ घूमने गया था, वहीं ये घटना हुई। मैं चाहता हूँ कि आप इस घटना को अपने मुंह से श्रोताओं को सुनाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ में सुनना अच्छा लगता है। ये घटना 100% सच्ची है। आप चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। मैं बना कर बोल नहीं सकता, इसलिए शब्दों या वर्तनी में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा की दृष्टि से देखें। 20 ग्राम रेलवे स्टेशन ट्रेन स्टेशन के आसपास बहुत भीड़ थी, इसलिए सरुआर को ढूंढने में अरमान को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अरमान ने कहा, सरुआर इस तरफ आओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सरुआर ने कहा, नहीं, कई बार रुकते रुकते आना पड़ा। अरमान बोला, अच्छा चलो अगर घर चलते हैं। लगभग 2 साल से अरमान और सरुआर एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। एक दिन पहले ही सरुआर छुट्टी लेकर आया था। बात यह थी कि कुरीग्राम में अरमान के एकमात्र बेटे का जन्मदिन था। उसी समारोह में वो गया था। लोगों की भीड़ थोड़ी कम होते ही सरुआर ने खाना पीना खत्म किया और फिर घर लौटने की तैयारी की। उस दिन सरुआर की अरमान से 1-2 बार मुलाकात हुई थी। सरुआर अपने घर की ओर जाने के इरादे से अरमान के आश्रय से निकल पड़ा। सरुआर ने कहा, अरे नहीं, तुम तो ऐसे ही व्यस्त रहते हो, घर परिवार और लोकजन। मैं आने के समय पूरा रास्ता ध्यान से देख आया हूँ, कोई समस्या नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। अरमान ने कहा, ठीक है, तो तुम सावधानी से जाओ और ट्रेन में चढ़ते ही मुझे फ़ोन करना। बाकी बातें सरुआर की भाषा में बोल रहा हूँ। स्टेशन से अरमान के घर तक पैदल जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से चलने लगा। चलते चलते मैंने देखा कि आकाश में घने काले बादल जमा होने लगे हैं। मैं समझ गया कि स्टेशन पहुँचने से पहले ही बारिश आ जाएगी। मन ही मन सोचा, काश कोई छोटा रास्ता होता जिससे जल्दी स्टेशन पहुँचा जा सके। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस दिशा में लगभग 35 मिनट चलने पर सामने 20 ग्राम रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा। धन्यवाद, आपने बहुत उपकार किया। आपने कहा, आप यहाँ नए हैं भाई, इसी रास्ते से जाते हैं। अगर जाना चाहें तो यहाँ के लोग इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। वहाँ बहुत बुरी चीज़ें बसती हैं, शैतान जिन रहते हैं और अजनबी लोगों के साथ बुरा होता है। मैंने इसे एक काल्पनिक कहानी समझकर हल्की सी हंसी हंसी और उस व्यक्ति से कोई और बात नहीं किए बिना सीधे सामने की ओर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलते ही मैं पास के जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ गया और वहां पहुंचते ही मैंने एक आवाज़ सुनी, बाबू वापस आ जाइए, उस रास्ते पर मत जाइए। मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और तेज चलने लगा। जंगल के अंदर थोड़ा आगे रास्ता बहुत जोर से बारिश पड़ने लगी। मैं समझ गया कि तेज बारिश शुरू हो चुकी है और दौड़कर भी स्टेशन पहुंच पाना अब संभव नहीं होगा। फिर इस जंगल के बीच रास्ते में पेड़ पौधों की डालियां टूटने लगी। पता नहीं क्या नुकसान हो जाए, इसलिए आश्रय लेने के लिए मैं चारों ओर देखने लगा। तभी मेरी नजर थोड़ी आगे एक पुराने घर पर पड़ी। उस घर की खिड़की से हल्की रोशनी निकल रही थी, लेकिन घर के आसपास छोटे छोटे कई कब्रें दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मैं हैरान हो गया। इस जंगल और कब्रिस्तान के पास कोई इंसान का घर कैसे हो सकता है? बारिश से बचने के लिए मैंने सोचा कि उस घर में शरण लेना ही ठीक होगा। ये सोचकर मैं घर के दरवाजे के पास गया और जोर से कहा, कोई है? मेरे साथ क्या हो गया था? अच्छा हुआ कि मैं जिंदा बच गया। ये बात सुनते ही मैं उठ बैठा और अब उस घर के अंदर चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। कमरे के चारों कोनों में हड्डियां पड़ी हुई थी और उसी समय घर की रोशनी बंद हो गई। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। होश में आने पर मैंने खुद को अपने दोस्त अरमान के घर पर पाया। फिर अरमान ने मुझसे पूछा, तुझे क्या हो गया था? मैंने सारी बातें खुलकर बता दी। सब कुछ सुनने के बाद उसने मुझे एक गिलास शरबत पीने को दिया। कुछ समय बाद मेरी चेतना लौट आई। मैंने अरमान से कहा, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं जंगल में था। बाकी की बात अरमान ने बतानी शुरू की। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक अजनबी आदमी मेरे पास आया और बोला कि तुम्हारा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है,
वो जंगल की ओर गया है। ये कहकर वो आदमी चला गया। फिर मैंने ये बात घर के सभी लोगों को बताई। उसके बाद कुछ और लोग और इलाके के कुछ नौजवान मिलकर जंगल की ओर गए। जंगल के अंदर कब्रिस्तान के पास जाकर देखा तो तुम बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। फिर तुम्हें घर लाकर सिर पर पानी डाला गया। इसके बाद मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने आकर झाड़ फूंक की और पानी में फूंक मारकर तुम्हारे सिर और शरीर पर मालिश करने को कहा। पूरी रात तुम नींद में अजीब अजीब बातें बड़बड़ाते रहे। आज सुबह जाकर तुम्हें होश आया। मैंने कहा, वहां तो एक बहुत बड़ा घर था। ये सुनकर अरमान हैरान होकर बोला, घर? जंगल के अंदर कोई घर नहीं है। ये सुनते ही मैं डर गया। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। उसी रात अरमान मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ाया। मैं घर चला गया और ये घटना किसी से साझा नहीं की। इस तरह 2 दिन बीत गए। क्या आपको लगता है कि घटना यहीं खत्म हो गई? अगर खत्म हो जाती तो अच्छा होता। उसके बाद वाली रात मैंने सपने में देखा कि एक औरत और एक आदमी मुझसे कह रहे हैं, बच भी नहीं मर भी। इसके बाद मेरी नींद टूट गई। अगले दिन से मुझे बहुत तेज बुखार आने लगा। इस कारण मैंने अपने ऑफिस के बड़े साहब से बात करके लगातार कई दिनों की छुट्टी ले ली। मेरी छुट्टी देखते ही मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। शरीर सूखने लगा और दर्द होने लगा। फिर मैंने अपनी पूरी कहानी अपने माँ बाप को बता दी। वे बहुत डर गए और मुझे एक कविराज के पास ले जाने का फैसला किया। अच्छा हुआ कि वो कविराज मेरी कहानी सुनकर बोला, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसने मुझे तावीज़ पहनाया और थोड़ा पानी पड़कर पिला दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन असली घटना उसके अगले दिन रात को हुई। रात में मैं बाथरूम की ओर गया। बाहर मेरे लिए कितना डर और आतंक इंतजार कर रहा है मैं समझ ही नहीं पाया। बाहर जाकर मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बोली, थोड़ा आगे चलो तब देखोगे। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ कोई और नहीं था, वही एक आंख से अंधी औरत जिसने मुझे शरण दी थी। वो मुझे देखते ही हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सहन करना मुश्किल था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरा शरीर पसीने से भीगने लगा। मैं चिल्लाता हुआ घर की ओर दौड़ने लगा। तभी मेरी आंखों के सामने उसी अंधी आंख से अंधेरे के भीतर से लाल खून निकलने लगा। पल भर में मैंने वहां एक और भयानक आकृति को प्रकट होते देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 2 आंखें और 2 हाथ नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं बेहद डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज ही मेरा आखिरी दिन है। मैं अल्लाह का नाम लेकर भागने ही वाला था। तभी उस औरत ने मेरा पैर पकड़ लिया और जोर से झटका मारा। मैं उछलकर बहुत दूर जा गिरा। तभी एक और काली आकृति आकर मेरी पीठ पर हमला करने लगी। मैं पूरी तरह होश खो बैठा। मुझे घर लाने के बाद एक बड़े आलिम के पास ले जाया गया। उस आलिम ने मुझे कुछ अमल दिए और कहा कि वो 3 दिन का समय देगा, तब पता चलेगा कि मामला क्या है। फिर मुझे घर भेज दिया गया। इसके बाद मेरे व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा। बाकी बातें मैं अपनी माँ की जुबानी कह रहा हूँ। तुमने खाना पीना छोड़ दिया था। पूरा दिन कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते थे। तुम्हारे कमरे से अजीब बदबू आती थी। कभी कभी हंसते थे, कभी कभी रोते थे। अजीब अजीब बातें बुदबुदाते रहते थे। ये सब देखकर मैंने जिज्ञासा से पूछा, क्या मैं ये सब मोबाइल फोन पर भी सुन सकता हूँ? घर पर संपर्क के लिए बड़े भाई ने मुझे एक बटन वाला फोन दिला दिया था। मैंने उन्हें फोन देकर कहा, इसमें डाल दो। तब उन्होंने कहा कि वे इसे रिकॉर्ड करके सुनते हैं। ये असल में रेडियो फुर्ती का भूतिया फेम कार्यक्रम था। उनकी बातें सुनकर मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि उस समय मुझे ये पता नहीं था कि फोन में रेडियो कैसे सुना जाता है। हमारे इलाके में तो रेडियो का सिग्नल भी नहीं आता था, इसलिए रेडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और भूतों की घटनाओं पर भी कोई कार्यक्रम हो सकता है, ये बात मेरी सोच से बाहर थी। खैर, मैंने उनसे कहा कि कैसे सुनना है ये मुझे दिखा दें। उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार रात 12 बजे ये कार्यक्रम आता है, और उन्होंने मुझे तरीका भी दिखा दिया। इस तरह शुक्रवार आते आते मैं उनके साथ वही रिकॉर्ड की हुई डरावनी कहानियां सुनने लगा। अब फिर से घटना पर आता हूँ। रोज क्लास करके जब मैं कमरे में लौटता तो एक बात नोटिस करता। जब हम तीनों कमरे से निकलते थे तब कमरा बिल्कुल साफ सुथरा रहता था, लेकिन जब तीनों वापस आते तो कमरे की हालत पूरी तरह बिगड़ी हुई होती। ऐसा लगता जैसे कुछ बच्चे मिलकर खेल गए हों और सब कुछ इधर उधर बिखेर दिया हो। मैं इसे कैसे समझूं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ट्रंक के अंदर रखा रात का खाना फर्श पर पड़ा रहता। हॉर्लिक्स के डिब्बे पर हॉर्लिक्स लगा होता। ऐसा लगता मानो किसी ने बस मुंह लगाकर हॉर्लिक्स निकालकर खा लिया हो। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती। मैं सोचता कि शायद बगल वाले यूनिट में किसी सर का बच्चा रो रहा होगा। देखते देखते गुरुवार आ गया। कमरे के बाकी 2 लोग क्लास करके आते ही घर जाने की तैयारी करने लगे।
जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात तुम दूसरे कमरे में सोना। क्यों, ये उन्होंने नहीं बताया। खैर, इस सब के बीच मन ही मन में एक बात को लेकर बहुत खुश था। वो ये कि जिंदगी में पहली बार मैंने लाबियम देखा। उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि मैं किसी दूसरे कमरे में हूँ और सर तथा उनकी पत्नी मेरे पास बैठे हैं। तब सर ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि गुरुवार के बाद किसी दूसरे कमरे में सोना। तब मैंने जवाब दिया, मैं तो किसी को वहाँ जानता ही नहीं था, किसके कमरे में जाता। आपने मुझे वजह भी नहीं बताई, इसलिए शायद मेरी गलती हो गई। इसके बाद मैंने सर को सब कुछ खुलकर बता दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, वो क्या था, हमारे ही कमरे में ये सब क्यों होता है और बाकी दोनों कमरे हमेशा खाली क्यों रहते हैं। तब सर ने बताया कि ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान की जगह पर बनाई गई है। शुरू में यहाँ एक एक करके परिवार किराए पर रहते थे, लेकिन उनके साथ रोज तरह तरह की भूतिया घटनाएं होने लगी, इसलिए धीरे धीरे सब लोग ये बिल्डिंग छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद मैं और एक दूसरे शिक्षक मिलकर रोज अलग अलग तरह की अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करने लगे। आगे चलकर पता चला कि इसी तरह की कई तरह की समस्याओं के कारण उस कमरे में कोई टिक नहीं पाता था। संस्थान की ओर से मुझे ये भी कहा गया कि मैं ये सब किसी को ना बताऊं, वरना हॉस्टल बंद हो सकता है। तो यही थी वो घटना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। इसके बाद उन्होंने अपना असली नाम लिखा है और साथ में फ़ोन नंबर भी दिया है, जिसे सार्वजनिक ना करने का अनुरोध उन्होंने खुद किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जिन्हें ये घटना ज़्यादा पसंद है, उन्हें भी ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों और अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करें। अब हम चलेंगे अपनी अगली घटना की ओर। आज फिर आप सब सुन रहे हैं डर का एक और नाम, भूत.com विद रसेल। वेलकम बैक। रसेल की ओर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। भले ही अभी रात के लगभग 40 मिनट बीत चुके हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जो भूत.com को पसंद करते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तक हमारा शो लगभग 30 मिनट के आसपास चल चुका है। जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं वे समझ पा रहे होंगे कि मैं भूत.com को कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए आप सबसे एक खास अनुरोध है। अगर फरवरी में हमारे जन्मदिन की तारीख 14 है और उस समय हम 2 मिलियन तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। पिछली बार भी हमने इसी तरह का लक्ष्य रखा था जब हमारा टारगेट 1 मिलियन था। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी घटना की ओर। वो टावर 5 मंजिला था। उस समय मेरी उम्र लगभग 8 साल थी, यानी आज से करीब 9 साल पहले की बात है। एक दिन सुबह पिता मांस खरीदकर ऑफिस चले गए। मेरी माँ कच्चे कटहल से मांस पकाना चाहती थी। चूंकि कटहल का पेड़ हमारे घर के पास ही था, इसलिए माँ ने मुझे पेड़ से एक कटहल तोड़कर लाने को कहा। जब मैं दाव लेकर कटहल तोड़ने गया तो किसी ने मुझे उस पेड़ से कटहल तोड़ने से मना किया। फिर भी मैं उस पेड़ से एक कटहल तोड़ लाया। जो भी हो, उसी दिन शाम को माँ रात के खाने के लिए चूल्हे पर चावल चढ़ाकर न जाने क्यों मुझे सुला देती हैं और खुद भी सो जाती हैं। उस समय घर के हर कमरे में लाइट चल रही थी। इधर चावल पकते पकते पानी सूख गया, चावल जलने लगे और धुआं निकलने लगा। जले चावल की गंध से आसपास की महिलाएं दरवाजे पर दस्तक देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने खिड़की से भी हमें आवाज़ दी, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने हमारे ऊपर पानी छिड़का और फिर डंडे से दरवाजे पर जोर जोर से चोट करने लगी। इसके बाद जब पिता घर लौटे तो लोगों ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता कुछ लोगों के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे। सबसे पहले एक व्यक्ति ने चूल्हा बंद किया और देखा कि बर्तन समेत चावल पूरी तरह जलकर कोयला बन चुके थे। उसी समय पिता घबराए हुए हमारे कमरे में आए और माँ को झकझोरते ही मेरी नींद खुल गई। घर में पिता और दूसरे लोगों को देखकर मैं बहुत डर गया और पूछा कि क्या हुआ है। तब पिता ने मुझे सारी बात बता दी। इसके बाद पिता एक हुजूर को बुलाकर लाए। उन्होंने तवे पर पानी छिड़का और घर में कुछ अमल किए, फिर घर बदलने की सलाह दी। कुछ दिन बाद दोपहर में मैंने टावर की छत पर अपने 3 दोस्तों को बैठे देखा और मैं भी ऊपर जाने लगा। जब मैं 4थी मंजिल तक पहुंचा तो सीढ़ियों पर एक ही जगह काली गंजे शरीर वाली बड़ी बिल्ली बैठी हुई दिखी। ये देखकर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन वो बिल्ली मेरी ओर देखने के बजाय मेरे सिर के ऊपर की दिशा में देख रही थी और जैसे कुछ देखकर ऊपर की ओर दौड़ गई। मैंने ऊपर देखकर कुछ भी नहीं देखा। जल्दी से ऊपर जाकर मैंने अपने दोस्तों से उस बिल्ली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां कोई बिल्ली नहीं देखी। इससे मेरे मन का डर और बढ़ गया। इसके बाद
टावर के ठीक ऊपर जोरदार बिजली कड़की। जबकि हैरानी की बात यह थी कि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था और चांद व तारे साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि बिना बादल के बिजली कैसे गिर सकती है। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई फकीर जिन पालता था। उसने वहां कुछ अजीब चीजें देखने के बाद उसी फकीर को बुलाया। वो फकीर आया, सब कुछ देखा और चला गया। 3 दिन बाद फिर आकर उसने बताया कि सारी परेशानी की जड़ वही कटहल का पेड़ है। उस पेड़ में 3 हिंदू जिन और 2 मुस्लिम जिन रहते हैं। आमतौर पर वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर उनके बीच झगड़ा हो जाए तभी नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका पेड़ को काटना था। लेकिन समस्या ये थी कि जो भी पेड़ काटेगा उसे किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर होगा। फिर ड्राइवर समेत 3 लोग मिलकर पेड़ काटने को तैयार हुए। हुजूर ने उन्हें 4 तावीज दिए और चले गए। बाद में स्टेशन के अधिकारी ने कुछ लोगों को पेड़ काटने के लिए तय किया, लेकिन उन्होंने सपने में कुछ डरावना देखकर पेड़ काटने से इनकार कर दिया। आखिरकार कोई और न मिलने पर अधिकारी ने उन्हीं 4 लोगों को पेड़ काटने की अनुमति दी। पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत था। आरी से काटने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुल्हाड़ी से थोड़ा थोड़ा काटने पर भी मुश्किल से 2-3 इंच तक ही कट पाया। उसके आगे किसी भी तरह से काटा नहीं जा सका। एक व्यक्ति की दुर्घटना में दोनों पैर टूट गए और वो अपंग हो गया। लेकिन उन्हीं लोगों के त्याग के बदले तेज गांव फायर सर्विस के कर्मचारियों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। आज जो लोग वहां रह रहे हैं वे कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उस समय के लोगों ने कितने डर के साथ अपने दिन बिताए थे। वे कभी नहीं जानेंगे कि किन लोगों के त्याग के कारण आज वे वहां शांति से रह पा रहे हैं। तो रासेल भाई, यही थी मेरी घटना। अगर अच्छी लगे तो जरूर सुनाइएगा। अंत में अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर इस दिन की घटना समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ कि ये घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जरूर बताइए। अब हम चलेंगे अपनी अगली घटना की ओर। वेलकम बैक। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। रासेल आशा करता है कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी सुनने में अच्छा लगा होगा। जिन्होंने ये कहानी भेजी है वे भी यही चाहेंगे कि आप इसे सुने और पसंद करें। चलिए अब सीधे घटना पर चलते हैं। आज आप सुन रहे हैं सुमन की कहानी, डर का एक और नाम, भूत.com विद रासेल। अस्सलाम वालेकुम रासेल भाई। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं, क्योंकि आप हमेशा अच्छाई के साथ रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ताकि हम आपसे और भी अच्छी अच्छी घटनाएं सुन सकें। शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। मेरी लिखाई में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा की दृष्टि से देखें। इसके बाद उसने अपना नाम और पता लिखा है। मैं 2010 से भूत FM सुनता था, लेकिन 2019 के बाद सुन नहीं पाया। अब फिर से आपको पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी घटना का कोई विशेष बैकग्राउंड है या नहीं ये मुझे नहीं पता, इसलिए सीधे घटना पर आता हूँ। रासेल भाई, मैं वर्तमान में व्यवसाय करता हूँ। ये घटना हमारे 2 दोस्तों को लेकर है, लेकिन इसमें हम तीनों शामिल थे, क्योंकि घटना सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे। बाकी 2 दोस्तों के नाम रोबेल हैं। सुविधा के लिए मैं एक को बड़ा रोबेल और दूसरे को छोटा रोबेल कहूँगा। घटना से पहले बता दूं कि हमारे घर का इलाका नदी के किनारे जैसा है। इसे बालू या मिट्टी का चर कहा जा सकता है। अब मूल घटना पर आता हूँ। रासेल भाई, ये घटना 2016 साल की है। हमारे घर के उत्तर दिशा में एक और चर है। हम रोज वहीं खेला करते थे। रोज खेल खत्म होने के बाद उसी मैदान में बैठकर गपशप करते थे, रात 10 बजे तक। और अगर कभी हमारे सीनियर भाई मौजूद होते तो रात 12 बजे तक भी हो जाता था। रात बिल्कुल अमावस्या की रात जैसी अंधेरी थी। तभी हमारे बीच से एक दोस्त बोला, चलो थोड़ा बाजार चलते हैं। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसलिए जाना जरूरी था। बता दूं कि हमारे घर से लगभग 5 मिनट पैदल चलने पर एक छोटा बाजार पड़ता है, और मेरे घर के पास ही एक बड़ा तालाब भी है। उस तालाब को लेकर कई घटनाएं मशहूर हैं। जो भी हो, हम बाजार जाने के लिए निकल पड़े। हम तीनों दोस्त साथ में घर से निकलकर बाजार की ओर चलने लगे। लेकिन घर से थोड़ा आगे आते ही एक दोस्त ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, आज बहुत काम करके थक गया हूं। हमने बहुत जोर दिया, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जा सके। फिर उसने कहा, मोबाइल दे दो, मैं अकेला समय नहीं काट पाऊंगा। मैंने सोचा इतनी अंधेरी रात में वो अकेला रहेगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। जब हम तालाब के सामने पहुंचे तभी मेरे साथ वाले दोस्त के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल बंद हो गया। जैसे ही मोबाइल बंद हुआ, मैंने देखा कि तालाब के एक कोने से दौड़ते हुए वही दोस्त हमारी ओर आ रहा है जो अभी घर पे रुक गया था।
कौन जानता था कि वो सच में मेरा दोस्त था या कुछ और। हम तो उसे अपना दोस्त ही समझ रहे थे। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो कह रहे थे कि हमारे साथ नहीं जाओगे, फिर वापस क्यों आ गए? उसने जवाब दिया, इतनी अंधेरी रात में तुम अकेले नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ठीक से पहुंचाने आ गया हूं। उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है चलो। अंधेरा था, इसलिए ज्यादा कुछ सोचे बिना मैं उसके साथ मजाक करता हुआ चलने लगा। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो बहुत संकरा रास्ता था। वहां गाड़ी तो दूर की बात है, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से गांव की रात थी, ज्यादातर लोग सो चुके थे। बड़ा रोबेल मुझसे 2-3 हाथ आगे चल रहा था और हम दोनों उसके पीछे पीछे कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। छोटा रोबेल का पेट बहुत नर्म था, इसलिए हम सब उसके पेट में चुटकी काटने लगे। मैं भी मजाक में चुटकी काटने लगा, लेकिन चुटकी काटते काटते मैंने महसूस किया कि उसका पेट अचानक बहुत सख्त हो गया है। ये बात समझकर मैंने कहा, अरे तुम्हारा पेट? छोटा रोबेल इतने अंधेरे में भी रास्ते की हर बात बता रहा था, कहाँ क्या हो रहा है, आगे गड्ढा है या नहीं, सब कुछ। तभी बड़ा रोबेल बोला, अच्छा तुम्हारे बगल वाले घर में जो काम चल रहा है उसमें और कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। खैर, एक पुल पार करने के बाद ही बाजार आता था। वो पुल बहुत पुराना और काफी ऊंचा था। भारी गाड़ियों को भी उस पुल से पार होने में बहुत परेशानी होती थी। पुल पुराना होने की वजह से उसके किनारे भी काफी जर्जर थे।